तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफाइड जीएस। तो कैसे हैं सर? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। और कैसी चल रही सर आप लोग की तैयारी? आई होप वो भी बढ़िया चल रही है। ठीक है। तो सर जैसे कि हमारा एनडीए सीडीएस का एग्ज़ाम है। कौन सा? एनडीए और सीडीएस का एग्ज़ाम है कब? 21 अप्रैल को। अब सर ज़्यादा दिन बाकी नहीं रह गए, तो आई होप आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और मॉक साथ में लगा रहे होंगे। देखो यार, मॉक बहुत ज़रूरी है। ठीक है। देखो इतना ही बोलना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं, बट फिर भी स्टिल आपका ज़्यादा टाइम बचा नहीं। तो आप ट्राई करो कि आप कुछ नई चीज़ मत पढ़ो, आपने जो पढ़ा है सिर्फ़ उसी को बार-बार रिवीजन करते रहो। ठीक है? आप नई चीज़ पढ़ोगे और प्रेशर में आओगे कि आपने जो पढ़ा है वो भी भूल रहे हो। तो आपने जो चीज़ पढ़ा है सिर्फ़ आप उसी पे रिवीजन करो और मॉक दो। कोई नई चीज़, कुछ नई चीज़ ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक? जो रूटीन आप पहले से चलाते आ रहे हो, आप उसी को कंटिन्यू करो, आप सही पे जा रहे हो। ठीक है? तो सर जी शुरू करते हैं। देखिए, हम साइंस कर रहे थे जिसमें हमने बहुत से चैप्टर कर लिए हैं। आज जो हम करेंगे, हमने लगभग हमारा 12 खत्म हो गया, ठीक है? आज से हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है? आज से सर केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, जो बेसिक कुछ केमिस्ट्रीज़ होती हैं जो कि जिसमें कम से कम बोल रहा हूँ, उसमें भी 2-3-4 क्वेश्चन आए थे। जैसे कि हम बात करेंगे भैया मिक्सचर, एलिमेंट ये सब क्या होते हैं, ठीक है? आपके एलॉयज़ क्या होते हैं, ठीक? आपके फिज़िकल चेंज, केमिकल चेंज ये सब क्या होते हैं, ठीक? आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ये सब किसने करी? आज हम उस सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके सर? ठीक? जिसके बेसिस पे मैंने आपके सारे पीवाईक्यू भी उसी बेसिस पे रखे हैं कि भैया एलॉय के बारे में, फिज़िकल चेंज, केमिकल चेंज और मेथड मिक्सचर्स को हम सेपरेट कैसे करते हैं उसके बारे में। ठीक है? तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। छोटे-छोटे से टॉपिक है, आप जल्दी खत्म हो जाएँगे और आज सिर्फ पीवाईक्यू करेंगे। आज कोई एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर के क्वेश्चंस नहीं है। ओके सर? शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उठाते हैं सर हम अपना क्या कि आपका फिज़िकल चेंज और जो है आपका केमिकल चेंज क्या होता है? देखो यार, नाम से ही समझ में आ रहा है। केमिकल चेंज मतलब भैया जिसके भी केमिकल में या फिर केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज है। क्या? केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज है, उसे हम केमिकल चेंज बोल रहे हैं। फिज़िकल चेंज मतलब जो बाहर से जिसका शेप या ओरिजिनल फॉर्म बदल जाए, शेप और ओरिजिनल फॉर्म बदल जाए, चेंज हो जाए, उसे हम फिज़िकल चेंज बोलेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए सर फिज़िकल चेंज का आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो भैया, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। देखो सर, बहुत फेमस एग्ज़ाम्पल है इसलिए इसको उठाने की समझा। देखो, क्या होता है कि आपका मान लीजिए सर वाटर है, क्या है? वाटर। वाटर किस क्या है भैया? आपका H2 है। तो भैया वाटर क्या बनता है? वाटर को अगर आप फ्रिज में रख दोगे तो वो क्या बन जाएगा? वो लिक्विड स्टेट से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा सॉलिड स्टेट में, ठीक? किसमें बन जाएगा सर? वो बन जाएगा आइस क्यूब में। क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ चेंज हुआ? भैया H2O ये भी पानी था, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी H2O ही रहेगा। क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ चेंज हुआ? नहीं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो गया। जो लिक्विड था वो सॉलिड बन गया। ठीक? इसी को हम बोलते हैं फिजिकल। जनरली आप फिजिकल को क्या बोल सकते हो कि ये रिवर्सिबल है। क्या है ये? ये आपका रिवर्सिबल है। और केमिकल चेंज में क्या होता है कि आपका केमिकल स्ट्रक्चर बदल जाता है। ठीक? इसको हम जनरली हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम इर्रिवर्सिबल बोलते हैं। रिवर्सिबल भी बोलते हैं। ठीक? अब केमिकल चेंज के एग्जांपल मैं ले सकता हूँ कि भैया आपका फेमस एग्जांपल जैसे कि आपका जो फ्रूट्स है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक? इसमें देखो क्या हो रहा है कि एक छोटा-सा फ्रूट था, ठीक? फिर वो बड़े-बड़े होके एक बड़ा-सा फ्रूट बन गया। तो वो साफ-साफ दिख रहा है कि केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है। आपकी आपका वो बर्न होता है, ठीक? बर्निंग होती है, ठीक है? उसको हम बोल सकते हैं और आपकी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, ओके? तो अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, बस अच्छा बस एक चीज़ फ़ेमस क्या है भैया आपकी कि पीवाईक्यू में भी आई थी, अभी भी मैं जस्ट आपको दिखाऊँगा, क्या है कि आपका जो बर्निंग ऑफ कैंडल है, बर्निंग ऑफ कैंडल जो है, वो क्या है सर? वो दोनों है। वो आपका केमिकल चेंज भी है और साथ-साथ फिज़िकल चेंज भी है। ठीक सर, इस बात को आपको याद रखना, ये पीवाईक्यू में आया है इस वजह से। और साथ ही साथ बर्निंग ऑफ कैंडल के साथ
डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है ना, डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है, वो भी आपका ये दोनों चेंज कहलाएंगे। ओके, बस आपको इस चीज़ को याद रखना है। सिर्फ इतना ही सा था आपका फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है सर, एक बार आपको डिवाइसेस दिखा देता हूँ। ये देखो सर, क्या बोलता है ये शायद सीडीएस का है, हाँ सीडीएस टू 2023 का ये, जहाँ तक याद है, हाँ सीडीएस टू 2023 का ये क्या बोलता है, इन विच द फॉलोइंग केसेस डू बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। ठीक, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड ये सिर्फ और सिर्फ आपका केमिकल चेंज है। ठीक, रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी सिर्फ क्या है, आपका केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ अ कैंडल जो होता है सर, वो आपका क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल आपका दोनों है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक, याद रखेंगे, अभी अभी आपको बताया था। ठीक है, अब क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, कौन सा ये केमिकल चेंज है। तो कटिंग ऑफ हेयर नहीं, स्वेलिंग ऑफ रेजिन वाटर नहीं, कटिंग ऑफ फ्रूट नहीं हुई, राइपनिंग ऑफ फ्रूट बोलते ठीक है। आपका केमिकल चेंज कौन सा होगा, ग्रेइंग ऑफ हेयर नेचुरली, क्योंकि भैया आप जैसे जैसे जाते हो आप में प्रोटीन या फिर बूढ़े होते रहते हो तो आप में कुछ कमी आती है। ठीक, जिससे आपके बाल के जो कलर है वो अलग कलर पे जाते हैं, तो उसे हम किस कैटेगरी में डालेंगे, उसे हम बोलेंगे केमिकल चेंज के उसमें। ठीक सर, एक और क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। तो भैया बताया था कि रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स केमिकल चेंज है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क ये भी केमिकल चेंज है, डाइजेशन ऑफ फूड ये दोनों है, हालांकि फिजिकल चेंज केमिकल चेंज दोनों है, बट फिर भी केमिकल चेंज के अंदर आएगा। फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो है वो केमिकल चेंज नहीं है। ठीक, ये क्या है, ये आपका फिजिकल चेंज है। ओके सर, आई होप आपको क्या होता है फिजिकल चेंज, क्या होता है केमिकल चेंज, चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, अब हम आ जाते हैं सर अपने एलॉय पे। ठीक, किस पे, पहले आपको दिखा देता हूँ। अब हम ये इतना ही था सर आपका फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब हम आ जाते हैं अपने एलॉय पे। ये सर जी कहाँ है, 2 मिनट रुकिए सर। हाँ देखिए, अब अपन आ जाते हैं सर एलॉय पे, क्योंकि इससे जनरल क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए अपन को पढ़ना जरूरी है। भैया एलॉय होता है क्या, अच्छा इससे पहले एक मिनट रुक जाइए। एलॉय पे आने से पहले अपन एक बार पूरा इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक, मिक्सचर मिक्सचर होता है क्या, पूरा शुरू से पढ़ लेते हैं। देखिए सर, अपन आ जाते हैं सर मिक्सचर पे। सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं, मिक्सचर। क्या मिक्सचर, भैया मिक्सचर होता क्या है, आपको नाम से ही बता रहा है कि जब मिक्स हो रहा है, कोई चीज मिक्स हो रही है, तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब कि जब कोई दो या दो से ज्यादा चीज मिलती है तब हम उसे क्या बोल देते हैं, मिक्सचर बोल देते हैं। ओके सर, अब मिक्सचर से दो टाइप की होती है। क्या बोला मैंने आपको कि आपकी जो मिक्सचर है वो सर दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। ओके सर, और एक होती है आपकी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सर दोनों में फर्क क्या है, तो दोनों में फर्क इतना सा है कि होमोजीनियस मिक्सचर आपका एकदम डिजोल्व हो जाता है, एकदम अच्छे से डिजोल्व हो जाता है, परफेक्टली डिजोल्व, डिजोल्व। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि भैया अगर आप जैसे कभी जाओगे तो आप पानी में शक्कर घोलोगे, अब उसे तो घोलते रहोगे तो एकदम एकदम घुल जाएगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि आपका जो मिक्सचर है वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। एग्जांपल के तौर पे मैं बोल दूं शुगर सॉल्यूशन, क्या, शुगर सॉल्यूशन। ओके, अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर में मैं आपसे क्या बोल दूं कि आप अगर पानी लो एक गिलास में और उसमें सॉइल डाल दो, तो आप देखोगे आप उसे घोल तो लोगे, बट फिर भी कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो घुलते नहीं है, तो हम उस मिक्सचर को क्या बोल देंगे, हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोल देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए सॉइल एंड वाटर। ठीक सर, बात समझ में आ रही है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये सब आपने मेरे ख्याल से आई होप पढ़ा होगा, क्योंकि नहीं पढ़ा तो कोई बात। ठीक है, अब देखो सर होता क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर में हम आ जाते हैं सॉल्यूशन में। क्या, चलिए यहीं से पढ़ लेते हैं। देखो, अब सॉल्यूशन क्या होता है, तो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक, सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर को ही बोलते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल में ले लिया। ठीक है, सोडा वाटर वेपर, शुगर सॉल्यूशन, ये सब होता है। ओके सर, बात समझ में आ रही है। अब उसी होमोजेनियस मिक्सचर में आपका एक चीज आता है
एलॉय। एलॉय क्या होता है? एलॉय आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल आर अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। देखो सर, हम बात बोल रहे हैं कि टू और मोर मेटल, तो इसका मतलब ये नहीं कि हेटेरोजेनियस जाएगा। होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है कि आप कितने भी दो तीन एलिमेंट मिक्स कर लो, पर वो सब मिक्स करने के बाद एक जैसे सेम जैसे दिखनी चाहिए। ठीक, जैसे कि आप हेटेरोजेनियस मिक्सचर मिक्स करते थे तो आप पानी में सॉइल घुलते थे तो सॉइल अलग दिखता था और पानी का रंग अलग दिखता था, सॉइल का कलर अलग दिखता था। तो साफ साफ विजुअलाइज हो रहा है कि वो दोनों मिलते नहीं है, बट होमोजीनियस में सब मिल जाएंगे। ठीक, तो एलॉय एलॉय क्या होते हैं? एलॉय मिक्सचर होते हैं। कौन से? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जो दो या दो से ज्यादा मोर मेटल या फिर नॉन मेटल एक साथ मिलते हैं तो उसे हम एलॉय बोलते हैं। ठीक, अब आपको एलॉय याद करना है। ठीक, क्या बोला मैंने आपको? आपको सर एलॉय याद करना है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट एलॉय जो है आपको याद करना जरूरी है, उसे अपन देख लेते हैं। एलॉय, ठीक, सबसे पहले सर आपका ब्रॉन्ज। क्या? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज किस किस को मिलके बनता है? ये मिलके बनता है कॉपर एंड कॉपर एंड हाँ टिन। कॉपर एंड टिन को मिलके बनता है। ठीक, कॉपर किससे लिखते हैं? Cu से। टिन किससे बोलते हैं? अपन Sn से। ठीक, पहला हो गया सर आपका ब्रॉन्ज, जो सारे बता रहा हूँ सर, ये सब पीवाईक्यू में है, आपको याद रखना है। ठीक, ब्रॉन्ज। फिर हमारा आता है नेक्स्ट ब्रास। ब्रास किस किस से मिलके बनता है सर? कॉपर से एंड जिंक से। जिंक क्या क्या है? Zn। ठीक, देखो अभी ना शायद पता नहीं कौन से सीडीएस में या फिर हाँ शायद सीडीएस में आपका सिर्फ उसमें सिंबल पूछ दिए थे कि कॉपर का सिंबल क्या होता है, टिन का सिंबल क्या होता है, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, सिर्फ उसमें सिंबल भूल दिए थे, तो आपको सिंबल भी थोड़े याद रखने हैं। ठीक, थर्ड अपन आ जाते हैं सोल्डर पे। किस पे? सोल्डर पे। ठीक, सोल्डर किसका होता है? आपका लेड एंड टिन का होता है। टिन का तो एसएन होता है, लेड का क्या होता है? Pb। ठीक सर, याद रखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, इन सभी को सिर्फ आप इन्हीं सबको याद रख लो, कोई जरूरत नहीं बार बार यही यही रिपीट होते हैं। स्टेनलेस स्टील, ये बनता है सर आपका आयरन। आयरन बोले तो Fe। ठीक, प्लस क्रोमियम। ठीक, बोले तो Cr और निकल। ठीक, इससे ये इससे क्या बनता है सर? आपका स्टेनलेस स्टील। ये चारों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, और एक पांचवा और याद रख लो, कौन सा? आपका गन मेटल। तब वो किससे बनता है? तो आपका वो बनता है कॉपर से। ठीक, टिन से, और साथ ही साथ साथ आपका हाँ जिंक से। ओके सर, बस इन पांचों को याद रख लो और कोई भी दिक्कत नहीं। ब्रॉन्ज का किससे? कॉपर और टिन से। ठीक, ब्रास, देखो ऐसे याद रखो, ब्रॉन्ज ब्रास में कंफ्यूज हो रहे हो तो जिसके पास जेड है मतलब जिंक, उसके पास नहीं है भैया। जिस वर्ड के पास ब्रॉन्ज है, जेड है, उसके पास जिंक नहीं आएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जिंक आएगा। ठीक, अगर इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो तो की बात करिए। तो ब्रॉन्ज का क्या होगा? कॉपर एंड टिन। ब्रास का क्या होगा? कॉपर एंड जिंक। सोल्डर का लेड एंड टिन। ठीक, स्टेनलेस स्टील का आयरन, कॉपर, निकल। ओके सर, इतनी सी बात आई होप आपको याद हो गई होगी। अब एक बार इसके सारे पीवाईक्यूज कर लें, ठीक है, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो पहले क्या बोलता है? पहले इसने अलग ही दे दिया रख के क्या बोल रहा है ये कि सर व्हाइट गोल्ड इज एन एलॉय ऑफ, तो आप इसको याद रख सकते हो, व्हाइट गोल्ड इज एन एलॉय ऑफ गोल्ड, निकल एंड प्लेडियम। गोल्ड, निकल एंड प्लेडियम किसका? व्हाइट गोल्ड किसका एलॉय है? गोल्ड, निकल एंड प्लेडियम। फिर सोल्डर किसका है भैया? तभी बताया था, सोल्डर किसका? लेड एंड टिन का। लेड एंड टिन का। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्या बोलता है? व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलॉय सोल्डर? देखो ये फिर से रिपीट होते हैं, फिर बोल रहा हूँ ना, लेड एंड जिंक का नहीं, लेड एंड टिन का। लेड एंड टिन का। नेक्स्ट ब्रॉन्ज, जेड है मतलब जिंक तो आएगा नहीं। ठीक है, क्या होगा? कॉपर एंड टिन। कॉपर एंड टिन। ओके सर, बात समझ आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? एलॉय क्या मिक्सचर है? क्या कंपाउंड है? क्या ऑलवेज मेड अप ऑफ मेटल? तो नहीं भैया, सिर्फ मेटल से तो नहीं बनते। ऑल एलॉय कंटेन कार्बन एज वन ऑफ द कंपोनेंट? नहीं, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। अब आपको इसमें कंफ्यूजन होगी, बट मैंने आपको अभी अभी दिखाया था कि भैया एलॉय क्या होते हैं? एलॉय आपके मिक्सचर होते हैं। ठीक, उसका आंसर क्या आएगा? एलॉय आर
मिक्सचर। ओके, फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयरन चाहिए होता है, निकल भी चाहिए होता है, क्रोमियम चाहिए होता है, टिन जो है साहब वो नहीं चाहिए होता। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, टिन होगा। ठीक, और कुछ बचा है क्या, नहीं। ठीक है, तो सर इतनी थे आपके क्या एलॉय के बारे में। अब हम आगे का पढ़ते हैं। देखो जो मैं सेपरेशन मेथड पढ़ाना चाह रहा हूँ ना, जो बहुत बार आया बट आपके एनसीईआरटी ने उसे डिलीट मार दिया। ठीक है, एनसीईआरटी ने क्या कर दिया, उसको डिलीट मार दिया है। ठीक, तो वो अपन अलग से मैं आपको लिखवा देता हूँ, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है। अच्छा, उससे पहले ये कोलाइडल सोल्यूशन समझ लेते हैं। देखो ये सस्पेंशन भी समझ लो। देखो हमने सोल्यूशन की बात कर ली, तो सोल्यूशन आपके क्या होते हैं सर, सोल्यूशन आपके होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या होता है सर, आपका नॉन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, मतलब बोले तो नॉन होमोजीनियस कौन, सस्पेंशन वो हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस नहीं होगा तो वो क्या होगा, हेटेरोजीनियस होगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो वर्ड में बोल रहा है सस्पेंशन, मतलब सस्पेंड मतलब बैठ जाना। सस्पेंशन में क्या होता है कि भैया जो आपके पार्टिकल्स होते हैं ना, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिसॉल्व नहीं हो पाते, डू नॉट डिसॉल्व, बट क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। और वो पार्टिकल ऐसे होते हैं कि हम उनको नेकेड आई से भी देख सकते हैं। तो सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। ठीक, the particle of a suspension scatter beam of light passing through it and make its path visible। इस चीज को याद रखना है सर, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या बोलता है कि सस्पेंशन में जो बीम ऑफ लाइट है वो पास हो सकती है और हम उसे क्लियरली देख सकते हैं। ठीक, इसी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आता है सर क्या, कोलाइडल सोल्यूशन। तो कोलाइडल सोल्यूशन भी लगभग वैसे ही टाइप का होता है। ठीक है, क्या बोलता है, फिर पढ़ लेते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइडर आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। ठीक है, देखो क्या होता है, हमने सस्पेंशन में ये बोला कि भैया ये कोई मान लो कंटेनर है, मतलब कोई ग्लास है, इसमें हमने पानी डाला तो जो पार्टिकल्स हैं नीचे बैठ जाएंगे, है ना, सस्पेंशन ही हुआ। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका बीकर है, इसमें आपने पानी डाला तो पार्टिकल्स बैठेंगे नहीं, वो पार्टिकल्स इधर भी रहेंगे, 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 मतलब थ्रू आउट द सॉल्यूशन में पूरे घूमते रहते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, due to the relative smaller size of particle as compared to that of suspension, the mixture appear to be a homogeneous. It's appear to be, not a homogeneous. ठीक, वो दिखता है, but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture. For example, milk. ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज देखनी है भैया आपको क्या, because of small size of colloidal particle, we cannot see them with naked eyes, but these particles can easily scatter a beam of visible light as observed in activity. This scattering of a beam light is called the Tyndall effect. इस स्कैटरिंग ऑफ बीम लाइट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो मैं आपसे ये बोलूँ कि क्या सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट को दिखाता था, तो मैं बोलूंगा कि हाँ सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट को दिखाता था। ठीक, टिंडल इफेक्ट मतलब वही होता है कि अगर आप लाइट खींचो तो वो लाइट क्या हो जाती है भैया, आपकी विजिबल होती है। ठीक, इसी को हम बोलते हैं Tyndall effect. Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enter in a room through a small hole. This happens due to a scattering of light by the particles of dust, smoke in the air. देखो कभी मान लो कि छोटा सा गड्ढा है, उसमें से आपकी रेज आ रही थी, तो आप देखते हो कि आपको पाथ दिखता है रेज का, दिखता है कि एक कोई पाथ दिखता है। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक, और कुछ नहीं है टिंडल टिंडल इफेक्ट में। ठीक सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल क्या है भैया, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। ठीक, और इसके भी टू स्मॉल होते हैं। ठीक है, ठीक है, पासिंग चीजें कोलाइडल क्वाइट सेपरेशन। इस चीज को याद रखेंगे कि कोलाइडल सोल्यूशन को हम किस चीज से, बस इस चीज को याद रखो, बाकी मैं बताता हूँ कि होता क्या। ठीक, कोलाइडल सोल्यूशन को हम किस चीज से सेपरेट कर सकते हैं, बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक, कोलाइडल सोल्यूशन को हम किस चीज से कर सकते हैं, बाय प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रिफिकेशन कैन बी यूज्ड टू, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। अरे सॉरी सॉरी, पढ़ा रहा हूँ, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आपका कोलाइडल सॉल्यूशन फिल्ट्रेशन की मेथड से नहीं हो सकता, एक नहीं, एक मेथड से होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, सॉरी आई एम रियली सॉरी। आपका कोलाइडल सॉल्यूशन जो है फिल्ट्रेशन से नहीं, सेंट्रीफ्यूगेशन से। कैसे याद रखेंगे भैया, कोलाइडल है तो सी से कोलाइडल, सी से सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम अपने
और क्या बच गया, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज हम कर ही चुके हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं आपके सीधे डायरेक्ट सेपरेशन मेथड पे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है। तो सुनिए, अब इतना तो टाइम है नहीं कि भैया आपको एकदम पूरा हर चीज़ डेटा में जाओ। तो मैं आपको सिर्फ जो बोलूँगा आपको सिर्फ वो आँख बंद करके याद करना है। ठीक, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप बस 5 मिनट कर लो, जैसे ही हम कर लेंगे मैं आपको सारे पीवाईक्यू दिखा दूंगा, सारे होने लग जाएंगे। ओके सर। ठीक, तो शुरू करते हैं। ठीक, देखो, हम बार बार सेपरेशन बोल रहे हैं, हम सेपरेशन कर किसको रहे हैं? ठीक, तो पहली चीज़ समझो कि हम सेपरेशन किसको कर रहे हैं सर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। ठीक, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की हम बात करें। ठीक, अच्छा, होमोजीनियस भी सेपरेशन हो सकते हैं क्या? तो सर होमोजीनियस भी सेपरेट हो सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में आपका आएगा, वैसे तो हम इसको एवेपोरेशन सब्लिमेशन कर सकते हैं। चलिए सुनिए, अभी आप इसका थोड़ी होमोजेनियस से छोड़िए, अभी आप सिर्फ होते हेट्रोजीनियस पे ध्यान, होमोजेनियस से पूछता नहीं, सिर्फ हेट्रोजीनियस से पूछता है। ठीक, तो आप हेट्रोजीनियस में पहला केस किसका आता है? पहला केस आता है आपका सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक सर, तो हम किस मेथड से करेंगे सर? इसको हम मेथड से करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सर जो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ आपको याद कर लेना और कुछ भी नहीं करना, प्लीज सर यकीन करें। पहला क्या होगा? सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। क्रीम और मिल्क को हम किससे सेपरेट करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन से। अच्छा सर, इसके कुछ एप्लीकेशन है वो भी आपको ध्यान रखना है। पहला एप्लीकेशन क्या, मतलब एप्लीकेशन है, इस मेथड को हम और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, पहला है सर आपका, हम इसे लेबोरेटरीज में यूज करते हैं, डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में। कैलकुलेशन फॉर फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ठीक, बात समझ आ गई? सेंट्रीफ्यूगेशन और किस चीज़ के लिए हो सकता है? ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए हो सकता है। दूसरा है सर, हम जो वॉशिंग मशीन में हमारे जो कपड़े सूखते हैं ना, जिसे हम ड्रायर ड्रायर ज़्यादा बोलते हैं, वो भी किस मेथड से होते हैं? वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन से होते हैं। तो क्या लिख दूँ? यूज इन वॉशिंग मशीन, यूज इन वॉशिंग मशीन फॉर टू ड्राई क्लोथ। ठीक, ठीक सर, बात समझ आ गई? कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा, थर्ड एक और चीज़ लिख लीजिए, फ्रॉम बटर, बटर फ्रॉम मिल्क। ठीक, मतलब कि बटर और मिल्क को भी कन्वर्ट करने के लिए, बटर फ्रॉम क्रीम, सॉरी मिल्क नहीं। ठीक, इन दोनों को भी सेपरेट करने के लिए कौन सी जरूरत पड़ेगी? सेंट्रीफ्यूगेशन की। इसका कोई बड़ी बात नहीं, क्रीम टू मिल्क, क्रीम मिल्क सेंट्रीफ्यूगेशन यूज होगा। और सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? तो आपको याद रखना है कि सेंट्रीफ्यूगेशन और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। ओके सर, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर की तरफ। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारा क्या आता है? हाउ कैन वी सेपरेट अ इमिस्सिबल लिक्विड। इमिस्सिबल मतलब क्या होता है? सेपरेट, बताता हूँ अभी। देखो नाम से ऐसा आपको आपको पढ़ने में क्या आ रहा है? सेपरेट इमिस्सिबल लिक्विड, इमिस्सिबल लिक्विड। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, इमिस्सिबल मतलब अगर आप हल्का सा भी कॉमन सेंस लगाओगे, मतलब जो मिक्स नहीं हो पा रहे। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो जो मिक्स नहीं हो पाते हैं तो हम उसको कैसे करें? अब अब आपका क्वेश्चन हो सकता है भाई जो मिक्स ही नहीं हो रहे तो उसको सेपरेट करने की जरूरत है, उसको तो अलग अलग कर दो। बट फिर भी जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि आपका केरोसिन ऑयल, ठीक है, और अल्कोहल, केरोसिन ऑयल या फिर वाटर बोल सकते हो आप, उसको कैसे कर सकते हैं अपन? ठीक, एग्जांपल के तौर पे केरोसिन ऑयल एंड वाटर। ठीक, इसको हम किस मेथड से करेंगे सर? इसको हम करेंगे आपके बाय मेथड ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन। ठीक सर, कोई भी दिक्कत, हम किस मेथड से करेंगे? सेपरेशन बोल रहा हूँ यार, एक सेकंड, सेपरेशन है सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग एन जी, सेपरेटिंग फनल। ठीक सर,
अच्छा सर, इसकी भी कुछ एप्लीकेशन है, तो क्या इसकी ज़्यादा नहीं? जैसे वही मिक्सचर ऑयल एंड वाटर, ये तो पहला हो गया, ठीक? पहला मिक्सचर तो पहला एप्लीकेशन तो यही होगा कि ऑयल एंड वाटर, और दूसरा ये एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। क्या सर? एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। ठीक सर, दिक्कत नहीं। सेपरेट इमिसिएबल लिक्विड पूछ लेगा सर। इमिसिएबल लिक्विड को हम किससे करेंगे? तो सेपरेटिंग पनल से, ठीक? एग्जांपल के तौर पे केरोसिन ऑयल या फिर वाटर। और सेपरेटिंग पनल हम किस में यूज कर सकते हैं? फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, ठीक? मतलब जो मेटल वेसल आयरन और जो बेकार चीज होती है उसके लिए। क्रीम और मिल्क से किससे? सेंट्रीफ्यूगेशन से, ठीक? और इमिसिबल लिक्विड किससे? आपके सेपरेटिंग पनल से, ठीक? अब सर इमिसिबल है तो आप मिसिबल का भी बता दीजिए। ठीक है सर, तो लिख लीजिए। इमिसिबल का तो ये हो गया, बट अपन मिसिबल का भी देख लेते हैं। क्या? मिसिबल लिक्विड, ठीक है। तो ये किससे होता है आपका? मिसिबल लिक्विड किससे होता है? एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा मिसिबल लिक्विड? तो याद कर लो, एसीटोन एंड वाटर। क्या बोला मैंने? एसीटोन एंड वाटर। तो हम इसके लिए किसका यूज करेंगे? हम इसके लिए यूज करेंगे डिस्टिलेशन, ठीक? कौन सी मेथड सर? डिस्टिलेशन यूज करेंगे, ठीक? इमिसिबल लिक्विड के लिए सेपरेटिंग पनल, और मिसिबल लिक्विड के लिए आपका डिस्टिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे एसिटेन इन वाटर, आपको इस चीज को भी याद रखना है, जरूरी है, ठीक है? आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। अभी मैं आपको पीवाईक्यू दिखाऊंगा। ओके सर, दो बस कुछ देख लीजिए, ठीक? डिस्टिलेशन। अच्छा, इसकी भी एप्लीकेशन देखनी है क्या? अच्छा, इसकी तो कुछ खास एप्लीकेशन नहीं, बस एक चीज और समझ लीजिए। अगर सपोज के लिए इसी मिक्सेबल लिक्विड में, अगर मिक्सेबल लिक्विड का जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है? मिक्सेबल लिक्विड का ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा कि मिक्सेबल लिक्विड का अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, क्या बोल रहा हूँ सर? बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो लेस देन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है सर, मेरी नहीं, लेस देन है 25 केल्विन से, ठीक? तो आपका कौन सा मेथड यूज होगा? तो आपका मेथड यूज होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिक्सेबल लिक्विड को हम जनरली किससे करेंगे? डिस्टिलेशन से। एग्जांपल के तौर पे एसिटोन एंड वाटर। और अगर इन्हीं मिक्सेबल लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 के आ जाएगा तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा देना। या फिर अगर ऑप्शन में डिस्टिलेशन नहीं होगा तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा देना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक? आंसर सही होगा, ठीक सर? ओके, ठीक है। अच्छा, एक और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को और हम कहाँ यूज कर सकते हैं? और हम यूज कर सकते हैं, और हम गैसेस फ्रॉम एयर, डिफरेंट गैसेस, मतलब सेपरेट, सेपरेट बोल दो, सेपरेट डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। इसके लिए भी हम कौन सी मेथड यूज करेंगे सर? इसके लिए भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे, ठीक सर? कोई भी दिक्कत नहीं। लास्ट जो बच गया आपका, क्या सर? लास्ट, लास्ट नहीं सर, बस दो और बचे। पांचवा क्या है आपका कि अगर हमें मिक्सचर, सेपरेट मिक्सचर करना है सॉल्ट एंड कैम्पर का, नाम ही ऐसा दिया इसलिए मैं आपको वैसे तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर, ठीक? तब आप क्या यूज करेंगे सर? तब आप यूज करेंगे सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का। एग्जाम्पल के तौर पे मतलब कौन सा लेट करके सर है? मतलब कोई सा भी सॉल्ट ले लो, चाहे अमोनियम क्लोराइड, चाहे सोडियम क्लोराइड, कोई सा भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके इसमें जो दिया है अमोनियम क्लोराइड, ठीक? और नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन, नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन, ठीक? इस चीज को भी आपको याद रखना है, जो जो मैं ऐसे ब्रैकेट में लिखा हूँ, ठीक है? तो हम कौन से मेथड से सेपरेट करेंगे? सब्लिमेशन से। लास्ट जो आपका लास्ट बच जाता है, क्या? छठा, कि एक डाई को, मतलब कलर होगा सर, जैसे ब्लैक इंक इन अ सिंगल कलर, कोई भी इंक होगी और उसमें दो तीन कलर होंगे, ठीक है? क्या लिख दूं? ब्लैक इंक इन सिंगल कलर। मान लीजिए सर
आपको दिखेगा ब्लैक इंक, पर उसमें रेड भी होगा और ब्लैक इंक भी होगी। ठीक है, हो सकता है आपने ये प्रोसेस जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये आपने शायद हो सकता है केमिस्ट्री लैब में कभी करी होगी अपने स्कूल में। हाँ, सिंगल कलर। ठीक, सर इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? इसके लिए हम मेथड यूज करते हैं क्रोमोटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, आई होप आपने शायद किया होगा अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो। ठीक, हमने तो क्योंकि किया था। क्रोमेटोग्राफी में देखो, अगर मैं आपको बता दूं क्या होता है कि एक पेपर होता है। ठीक है, क्या होता है, एक, वो बन क्यों नहीं रहा है, ये ऐसा पेपर होता है, इसमें ना एक लाइन खींच के हम यहाँ पे एक ड्रॉप डालते हैं। वो इंक ड्रॉप डालते हैं जिसमें रेड भी इंक भी होती है और ब्लैक इंक भी होते हैं। फिर हम कुछ देर में एक लिक्विड में उसको छोड़ देते हैं। हम जब अगले दिन आते हैं तो रेड इंक अलग हो जाती है, ब्लैक इंक अलग हो जाती है। ठीक, इससे क्या होता है कि आपकी इंक जो होती है सेपरेट हो जाती है। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी का भी क्या है सर? क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशन क्या है, क्या क्या है आपके? तो हम इसको यूज कर सकते हैं आपके कलर्स इन डाई में, तो हो ही गया कि भैया कलर्स इन डाई के लिए पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, क्या पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर। ठीक, और सेकंड इसका क्या है? ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। ठीक, हम कैसे पता करते हैं कि भैया आपने ड्रग्स लिया है कि नहीं? जो डोपिंग वोपिंग लेते हैं आपके, कौन? आपके, मान लीजिए सपोज के लिए स्पोर्ट्समैन जो आपकी डोपिंग लेते हैं, तो एजेंसी जांच कैसे करती है? इसी मेथड से। किस मेथड से? क्रोमेटोग्राफी से। ठीक, कि उसने ड्रग लिया है कि नहीं। ठीक सर, कोई भी दिक्कत नहीं, इस बात को आपको याद रखना है। इतने ही थे आपके, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसकी पीवाईक्यू करेंगे। सबसे पहले भैया आपका क्रीम फ्रॉम मिल्क, जिसका एग्जांपल क्या है आपका? सेंट्री सॉरी सेंट्रीफ्यूगेशन है। ठीक, इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं आपके भैया? डायग्नोस लेबोरेटरी में यूज कर सकते हैं फॉर ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट। ठीक, वॉशिंग मशीन में यूज होता है। ठीक है, और बटर और वही क्रीम के लिए। ठीक, फिर आता है सर इमिस्सिबल लिक्विड, जो कि मिलते ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे केरोसिन ऑयल एंड वाटर, तो उसके लिए कौन सा यूज होता है सर? सेपरेटिंग पनल यूज होता है। ठीक, और उसका एक और एप्लीकेशन क्या सकता है? सेपरेशन फ्रॉम आयरन इट्स फ्रॉम इट्स ओर। नेक्स्ट आता है सर इमिसिबल, देख ले तो मिस्सिबल बता दीजिए। तो मिस्सिबल किससे होता है सर? आपका डिस्टिलेशन से होता है। एग्जांपल के तौर पे आपको क्या बोल सकते हैं? एसीटोन एंड वाटर। और अगर यही मिस्सिबल लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, आपको चीज याद रखनी है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 के से लेस आ जाएगा, तो हम कौन सी यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम किस चीज में और यूज कर सकते हैं? अगर हमें एयर से अलग अलग गैसेस लेनी हो, तो मतलब निकाल के अपने पास, सही है, ये सेपरेट करनी है, तो हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। ठीक, लास्ट आता है भैया आपका सॉल्ट और कैंपर, तो वो किससे होगा? सब्लिमेशन से। एग्जाम्पल के तौर पर कोई सा भी सॉल्ट ले लो यार, अमोनियम क्लोराइड ले लो, फिर सोडियम क्लोराइड, नेप्थलीन एंड एसीटोन, एंथ्रासीन, सॉरी एसीटोन बोल रहा हूँ। ठीक, कौन सी मेथड से? सब्लिमेशन से। लास्ट आ जाएगा आपका डाई, जिसको हम क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं। और इसके दो तीन एप्लीकेशन क्या है कि पिगमेंट इन नेचुरल कलर, ठीक है, और साथ ही साथ आपका ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। ठीक, तो इतना ही आपका था क्या? आपका सेपरेशन मेथड। एक बार इसके फटाफट पीवाईक्यू कर लेते हैं, फिर अपन लास्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, जो कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक, देखो क्या बोलता है, अब फिर से देखो आगे ना, कैरोसिन एंड पेट्रोल मिक्सचर, ये क्या है? ये इमिसिबल है कि मिसिबल? ये सर आपके दूसरा पेन लेना पड़ेगा। ठीक है, केरोसिन एंड पेट्रोल आपके क्या है सर? इमिसिबल है। और इमिसिबल को हम किससे यूज करते थे? सेपरेटिंग फनल से हम निकालते थे। ठीक, नेक्स्ट बोलता है द मेथड यूज इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड। टू मिक्सेबल लिक्विड, तो हम किस यूज करते हैं? फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत? फिल्ट्रेशन यूज करते हैं क्या? नहीं, गलत हो गया। फिल्ट्रेशन यूज नहीं करते सर, हम क्या यूज करते हैं? डिस्टिलेशन यूज करते हैं। ठीक, सिंपल डिस्टिलेशन बोल दिया इसमें, पर हम क्या यूज करते हैं? डिस्टिलेशन यूज करते हैं। ठीक है, देखो क्या बोलता है, सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे किसी भी कंपाउंड में, तो हम किसमें कौन से मेथड यूज करेंगे? आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। नहीं देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड तो छोड़ो यार, ये सब तो हमने पढ़ा ही नहीं, छोड़ो। हमने देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट इन कंपाउंड मतलब जैसे क्या बोल रहा है, तो उसका एग्जांपल दे रहा है। हमने पढ़ा था नहीं कि भैया आपके एयर में, जैसे एयर क्या भैया पूरा कंपाउंड है। एयर मतलब
कंपाउंड मतलब सर 2-3 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, जिसमें ऑक्सीजन भी होगा, ठीक, आपका नाइट्रोजन भी होगा, ये सब होगा, ठीक। उसमें से किसी कॉन्स्टिट्यूएंट को हमें निकालना है। मान लो पूरे कंपाउंड में से हमें ऑक्सीजन को हटाना है, ऑक्सीजन को सेपरेट करना है, तो हम कौन सा मेथड यूज करते थे? अभी-अभी मैंने बताया था कि हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक सर, कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी। नेक्स्ट क्या बोलते हैं भैया? Which of the following method can be used to separate anthracene from a mixture of salt and anthracene? हमने anthracene सर कहाँ पे यूज करा था? एंथ्रासीन कौन सा आपका एग्जांपल में हमने यूज करा था एंथ्रासीन? तो याद करिए, हमने वो सॉल्ट एंड कैम्फर में हमने एंथ्रासीन पढ़ा था, नेफ्थलीन और वो अमोनियम क्लोराइड पढ़ा। तो कौन सा मेथड था वो? सब्लिमेशन मेथड था। ठीक, बस आपको इतनी छोटी छोटी सी याद चीज होंगे, आपका कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो बेंजीन और वाटर को हम किससे करेंगे? आपके सेपरेटिंग फनल में यूज करेंगे। एक सेकंड यार, बार बार यहाँ पे हमने जो किया था, कहाँ गया? ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। केरोसिन एंड पेट्रोल मिक्सचर, सेपरेटिंग फनल। देखो इसका ना, आपका जो है, देखो क्योंकि इसके में केरोसिन और पेट्रोल में आपका बॉइलिंग पॉइंट का बहुत डिफरेंस तो हो, तो एक बार इसका देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका डिफरेंस होगा तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से केरोसिन पेट्रोल में इसका अभी भी आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक बार देखना पड़ेगा, फिर भी आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है भैया? ठीक है, बेंजीन और वाटर को याद रखेंगे भैया। बेंजीन और वाटर का क्या होगा? सेपरेटिंग फनल। ठीक है, एक बार इसको मिक्स कर देते हैं। क्या? सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर, अभी अभी करके आए। एसीटोन एंड वाटर हम अभी अभी जस्ट अभी अभी करके आए। एसीटोन एंड वाटर हम किसका होगा अभी? क्या होगा इसका? इसका होगा आपका डिस्टिलेशन। ठीक है, क्या बोलता है? केरोसिन ऑयल एंड वाटर मतलब टू इमिसिबल लिक्विड है। इमिसिबल लिक्विड को हम किससे करते थे? आपका सेपरेटिंग फनल से। फिर बोलता है क्रीम फ्रॉम मिल्क, तो पहली पढ़ा तो कहाँ पे जाएगा? क्रोमेटोग्राफी पे कि सेंट्रीफ्यूगेशन पे? तो ये जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगेशन पे। फिर पिगमेंट फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पिगमेंट की बात कहाँ होती थी? क्रोमेटोग्राफी में। ठीक, तो ये सब देखो पढ़ा होगा तो भैया आराम से इजी हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर, ये थे आपके पूरे सेपरेटिंग एपरेटिंग की पूरी कहानी। अब अपन आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज पे। देखो अब अपन आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। देखो उसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, टाइम भी लेंगे। सर मैं अगर आपसे बात करूं कि एटम होता क्या है, ठीक, तो भैया किसी भी मैटर का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है, हम एटम को क्या बोलते हैं? एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है कि इसके इसके बाद कोई पार्टिकल ही नहीं होता। मतलब एटम वो पार्टिकल होता है जिससे चीजें बनना शुरू होती है, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि एटम इसके आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक, और ये इनविजिबल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मान लीजिए एक चौक है, ठीक है, तो आपने इस चौक को तोड़ा 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 तोड़ा, और एक टाइम पे ऐसा आ गया कि आप इसके बाद उसको तोड़ ही नहीं सकते। ठीक, अब भैया इतना छोटा छोटा हो जाएगा कि उसके बाद आप उसको तोड़ ही नहीं सकते। तो वो छोटा पार्टिकल जो उसके बाद टूट ही नहीं सकता, उसी को हम क्या बोल देंगे सर? एटम बोल देंगे। अब इसी से रिलेटेड भैया बहुत सारे साइंटिस्ट आए गए, उन्होंने अपनी थ्योरी दी, कुछ ना कुछ बात अपनी रखी, प्रूव करी, वो सब बात अलग है। ठीक, उसी चीज को हमने पढ़ना है। ठीक है, अच्छा पहले चलिए मॉडल पढ़ते थे, फिर आपने बताएंगे। देखो सबसे पहला मॉडल आया भैया आपका एटम। अच्छा, सबसे पहले ना आपके डाल्टन आए थे। इन सबसे पहले वो दूसरे उसमें होगा। सबसे पहले आपके आए थे डाल्टन। डाल्टन साहब ने ये बोला था कि एटम एटम जो है कहाँ गया? एटम आपका फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। डाल्टन साहब ने आपकी कुछ पोस्टुलेट दिए थे, कुछ थ्योरीज दी थी कि आपकी एटम जो है फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक, पर इसको गलत ठहराते हुए भैया फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक, ये किसने दिया था? डाल्टन ने। ठीक है, अब इसको गलत ठहराते हुए बहुत सारे साइंटिस्ट है कि नहीं भैया एटम डिवाइड हो सकता है। क्या बोला उन्होंने? कि एटम जो है आपका डिवाइड हो सकता है। किस किस में? इलेक्ट्रॉन में, ठीक, प्रोटॉन में, और भैया न्यूट्रॉन में। ठीक, अब इसकी खोज किसने करी? एक बार यहाँ पे पढ़ लो, फिर मैं आगे सारे मॉडल बना दूंगा। इलेक्ट्रॉन की खोज करी आपके जे थॉमसन ने। जे थॉमसन। प्रोटॉन की आपकी डिस्कवरी करी किसने? रदरफोर्ड ने। ठीक, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आप किसने करी थी?
जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक। ठीक, अच्छा इसका एक बहुत फेमस ट्रिक है याद करने की, क्या सर? ईटा पर नाचे। ठीक, ईटा मतलब वो आपकी ब्रिक होती है ना, उसको अलग थोड़ी गांव की भाषा में ईटा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब सब लोग बोलते हैं ईटा पर नाचे। तो ई से इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करा? थॉमसन साहब ने। पी से प्रोटॉन, पी प्रोटॉन किसने डिस्कवर करा? आपका रदरफोर्ड ने। ठीक, एन से न्यूट्रॉन डिस्कवर किसने किया? आपका चैडविक साहब ने। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आपको याद रखना है तो याद कर सकते हो। अपन आ जाते हैं फटाफट मॉडल पे। तो भैया सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट याद करेंगे। तो भैया आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या बोलता है? ये इनका इनका एटम को हम बोलते हैं वाटरमेलन, वाटरमेलन मॉडल। ठीक, इसमें ये बोलते हैं कि भैया आप एक वाटरमेलन को कंसिडर करो, और उस वाटरमेलन में जो बीजे होते हैं ना उसको आप इलेक्ट्रॉन बोलो, और जो बाकी बचे होते हैं उसको आप पॉजिटिव चीज बोलो। इन शॉर्ट ये जो बीज बीज होता है वाटरमेलन को, उसको क्या बता रहे थे? इलेक्ट्रॉन बता रहे थे। देखो ये कुछ ऐसा कुछ खास प्रूव नहीं है, बस ऐसा इमेजिनरी है। ठीक, तो बस जो जो दिया हम उसको खाली पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या बोलता है? थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन एज एम्बेडेड इन इट। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो आपके वाटरमेलन में जो लाल लाल होता है ना, तो वो पूरा क्या था? वो नेगेटिव था। और जो बीजा वो सॉरी पॉजिटिव था। और जो बीजा था वो क्या था? नेगेटिव। और उसी को क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन दे दिया। इस हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल रहते थे। ठीक, ये किसने बोला? आपके जे थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है भैया आपका रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल मेथड। ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल, या फिर गोल्ड फॉइल इन्होंने यूज करा था। देखो इसमें अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसमें उन्होंने क्या यूज करा था कि उन्होंने एक गोल्ड फॉइल रखी। ठीक है, और वहां से क्या करने लगे? एक बीम इन्होंने छोड़ी। अब बीम को क्या भैया पास होना चाहिए था। ठीक, पास होना चाहिए था, मतलब कुछ था यहाँ पे, कुछ कोई मैटर था। ठीक है, यहाँ यहाँ से क्या जा रही थी भैया? आपकी अल्फा पार्टिकल जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे क्या थी? आपकी गोल्ड फॉइल। तो क्या देखा उन्होंने भैया, जहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रही है तो कुछ पार्टिकल सीधे चली जा रही है, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल सीधे चली जा रही है, पर कुछ पार्टिकल जो है रिबाउंड होकर वापस आ जा रही है। तो इन्होंने क्या देखा? अच्छा, इनको हमें मालूम है कि अल्फा पार्टिकल आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो भैया कोई भी पॉजिटिव चीज कब रिबाउंड होगी? जब सामने पॉजिटिव होगा। हमें मालूम है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इससे इन्होंने क्या पता करा कि भैया हो ना हो अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, इस पॉजिटिव चार्ज को इन्होंने क्या नाम दे दिया? इन्होंने नाम दे दिया प्रोटॉन। ठीक, इसलिए प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? आपके रदरफोर्ड साहब ने करी थी। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं। अब ड्रॉबैक ड्रॉबैक आप सब देख सकते हो। ठीक, और फिर लास्ट में आपके क्या होता है? लास्ट में न्यूट्रॉन आते हैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? आपके जेम्स चैडविक साहब ने करी। बस इतना ही आपको याद रखना था। ठीक है, कोई भी दिक्कत आई होप नहीं। ये बोर साहब ने क्या करा था? तो बोर साहब को आप याद रख सकते हो, नील्स बोर ने आपके ऑर्बिट की डिस्कवरी करी थी। सिर्फ आप इतना याद रखो। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं। अपन आ जाते हैं भैया आपके मेन पे। वैलेंसी वैलेंसी इतनी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, इस पे आ जाते हैं। अब देखो आपने भैया बहुत सारे एलिमेंट देखोगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ये सब बहुत सारे आप देखेंगे। तो उसमें भैया एक एटॉमिक नंबर होता है और एक मास नंबर होता है। मैं सिर्फ आपको जो पढ़ा रहा हूँ आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना। याद रखें, एटॉमिक नंबर किससे डिनोट होता है? जेड से। कैसे याद रखना है भैया? एटॉमिक नंबर ए से स्टार्ट हो रहा है, ए का उल्टा मतलब ए के पीछे क्या आ जाता है? जेड, तो अपने को जेड चाहिए। ठीक, फिर आता है मास नंबर। तो मास से, अब मास के आगे पीछे नहीं जाना, मास ए आ जाता है तो उसको डिनोट होता है ए से। ठीक है, तो कोई भी अगर एलिमेंट है, मान लो कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है एक्स। ठीक, एटॉमिक नंबर कहाँ लिखाएगा आपका? आपका जो है एटॉमिक नंबर यहाँ लिखाएगा। एटॉमिक नंबर किससे डिनोट होता है? जेड से, तो यहाँ पे लिखाएगा। मास नंबर किससे डिनोट होता है? ए से, तो वो कहाँ लिखाएगा? ऊपर लिखाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को, जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है सर, बात समझ आ गई? एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है, कहाँ लिखाता है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी चीज है, एक चीज बताने मुझे। हमने बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं। प्रोटॉन आपके क्या होते हैं? प्रोटॉन आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और न्यूट्रॉन आपके क्या होते हैं? न्यूट्रॉन आपके न्यूट्रल होते हैं। ठीक, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। दूसरी चीज, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। ठीक, न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। इस चीज को आप याद रखिए।
ठीक सर, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, ये ए से ऊपर मास नंबर और नीचे एटॉमिक नंबर ऐसे डिनोट होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है भैया, वही उसका सीरियल नंबर किसी भी एलिमेंट का, और मास नंबर उसके डबल करके हम निकालते हैं। ओके सर, बस इतनी चीज याद रखो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन पढ़ते हैं सर आइसोटोप और आइसोबार। इसको थोड़ा इधर देख लेंगे, इधर देख लेते हैं। बस खत्म होने वाले, सिर्फ 15 मिनट की बात है, सिर्फ सबसे 15 मिनट की बात है। ये हो गया, ये हो गया, देखो इतना समझो सर। क्या बोला? तो बदल लेते हैं कि सर आपके आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप में आपको दो चीजें याद रखनी है। आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर बट, नहीं तो बगल में लिख देते हैं, बट आपका डिफरेंट मास नंबर होता है। ठीक, आइसोटोप में क्या होता है भैया, आपका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आइसो वहीं पे अगर अपन देख लें आइसो बार में, तो बस आपको एक ही प्रॉपर्टी याद रखनी, कुछ याद रखना, सीधे यही पूछता है लाइन में। आइसो बार में आपको क्या याद रखना है कि इसमें उल्टा हो जाएगा, बस डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर। ठीक, इतना याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ भैया दरी, क्या कि देखो आइसोटोप एग्जांपल के तौर पे देखो, हमने बोला कि भैया एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मतलब ये चीज सेम रहेगी। कार्बन है तो उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, पर मास नंबर बदल गया। ठीक, इसी को हम बोलते हैं आइसोटोप। क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 है, पर मास नंबर बदल गया। ठीक है सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं पे अगर आप आइसोबार देख लो, क्या होंगे आपका आइसोबार, आइसोबार। अच्छा, आइसोटोप में अगर आपको याद रखना तो रख सकते हो, ना कोई दिक्कत नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। याद रखना तो याद रख सकते हैं। ठीक है, आइसोबार में सर आपके क्या होते हैं, आइसोबार में उल्टा होता है, आपके डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं और सेम मास नंबर होता है। ठीक है, ये देखो लिखा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव द सेम मास नंबर, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे जरूरी, सबसे जरूरी, सबसे जरूरी, ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, इन तीनों लाइन को आपको याद करके जाना है। ठीक है, क्या है भैया, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। याद रखेंगे कि कौन सा यूरेनियम, और वो भी कौन सा यूरेनियम 238 होता है शायद, 238 में आपका जो यूरेनियम, यूरेनियम 235 नाम है, यूरेनियम 235 किसके लिए यूज होता है, एज अ फ्यूल यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आइसोटोप कोबाल्ट, कौन सा, कोबाल्ट 50, कोबाल्ट 50 क्यों यूज होता है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा है, कोबाल्ट 50 क्यों यूज होता है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है आपका आयोडीन, आयोडीन क्यों यूज होता है भैया आपका, आयोडीन यूज होता है आपका, आयोडीन 131 यूज होता है आपका फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर के लिए यूज होता है। ठीक है सर, ठीक, अपन सीधे आ जाते हैं पीवाईक्यू पे, फिर अपन क्लास कर देंगे खत्म, देखो ज्यादा नहीं बचा, हो गया बस पूछिए। तो क्या बोलता है भैया, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। Elements are defined by the number of protons they possess. Isobars or atom have the same atomic number. भैया आइसोबार का क्या सेम एटॉमिक नंबर होता है, नहीं, वो तो आइसोटोप का आता है। तो बस कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं है, बस बाकी देखो मत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोलता है, एम्प्लॉइंग क्रोमेटोग्राफी वन कैन नॉट सेपरेट, कौन सा चीज है जो क्रोमेटोग्राफी सेपरेट नहीं कर सकती। कलर फ्रॉम अ डाई तो करती है, पिगमेंट फ्रॉम अ कलर ये भी करती है, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड ये भी करती है, रेडियो आइसोटोप को जो है नहीं करती। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बोलता है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन थिन गोल्ड फॉइल वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। द एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइसोबार, आइसोबार मतलब डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर 11 इसका भी सेम है, 11 इसका भी सेम है, 66 इसका भी सेम है, इसका 18 और 20 है, तो भैया इसको तो ये पूरा होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, डी। ये क्या हो गए आपके आइसोबार हो गए।
अब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो आपका एलिमेंट भी तो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक सर, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी यार। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अगर आपको ये फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे मैं इसी चैनल पे पिन कर दूंगा। ठीक, यूनिफाइड जीएस के नाम से। ठीक है, चाहो तो आप ज्वाइन कर लो। ठीक, उसमें मैं फाइल लीव कर दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। ओके सर, बेकार ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना समझो कि आप बीमार हो, हँस रहे हो, रो रहे हो, दर्द में हो, कुछ भी हो, आपको कोई नहीं देखेगा जब तक आपका पेपर नहीं निकलेगा। ठीक, सीधी सी बात है। अभी आप कितनी मेहनत करो चाहे मत करो, सो गाओ खाओ, रो हंसो, कोई मतलब नहीं है। अगर आपका रिजल्ट निकला है तो निकला है, नहीं निकला तो नहीं निकला, उतनी सी बात रहेगी। ठीक है, तो बस इतना यार कि अभी कुछ दिनों के लिए पढ़ाई कर लो। ठीक, फिर कुछ दिन के उसके बाद मौज काटते रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके सर, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब और नए केमिस्ट्री चैप्टर के साथ। ठीक, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।